नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आई ट्रुथ पर आपका स्वागत है। ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी की जो नई टीम आई है उसमें बड़ी सूची और लंबे कार्यकर्ताओं को जगह मिली है, लेकिन जो एक प्रमुख नाम सबके दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है वो है स्मृति ईरानी की वापसी का। स्मृति ईरानी को न केवल उनके विरोधी पार्टी में बल्कि कांग्रेस या अन्य राजनीतिक दलों ने उनका माखौल उड़ाना शुरू कर दिया था और ये बोलना शुरू कर दिया था कि वो अब जाकर के फिल्मों में अपनी वापसी कर ले, और उन्होंने एक दो काम शुरू भी किए थे। लेकिन जिस तरह से उनकी धमाकेदार वापसी हुई है वो बताता है कि उनकी न केवल पार्टी को ज़रूरत है बल्कि उपयोगिता भी है, और इसी उपयोगिता के कारण उनको महत्वपूर्ण पद दिया है। अगर संगठनात्मक दृष्टि से जोड़ें तो इसको आंकें तो उनके पास पहले उपाध्यक्ष का पद था, महिला मोर्चा उन्होंने संभाला था, अब उनको महासचिव बनाया गया है। पार्टी का महासचिव बनाना मतलब ये कि संगठन में आपके पास एग्जीक्यूटिव पावर होगी। अब एक और बात है कि क्या वो संगठनात्मक दृष्टि से कुछ बहुत कर पाने की स्थिति में है या करेंगी। संगठनात्मक दृष्टि से तो उनकी उपयोगिता बहुत नहीं लगती है, लेकिन फिर भी उनको संगठन महामंत्री क्यों बनाया गया? उनको संगठन महामंत्री बनाए जाने के पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक जुझारू नेता हैं, आर्टिकुलेट हैं, अपनी बात को रखती हैं, और पार्टी की बातों को रखने के लिए जब महासचिव के तौर पर कोई बात रखनी होगी तो स्मृति ईरानी एक बेहतर ऑप्शन के रूप में साबित होंगी। और जिस तरह से उन्होंने अपने बातचीत से, अपने जिजीविषा से राहुल गांधी को अमेठी से हराया था, और इस बार भी वो चुनाव नहीं हारती अगर जो कन्फ्यूज़न फैलाया गया था, संविधान बदल देंगे और ऐसा कर देंगे और ब्राह्मणों की नाराज़गी और ये सारी चीज़ें। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है जिसके कारण उनकी वापसी है, और उनकी वापसी रिफ्लेक्ट होगी। वो पश्चिम बंगाल के चुनाव में दिखी, वो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर दिखती है जब लोग उनसे बात करते हैं, जब वो पार्टी की बात वो करती हैं। तो कुल मिलाकर के स्मृति ईरानी को लाया जाना एक जो परसेप्शन वाली लड़ाई है, उस लड़ाई के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है, और उस लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका स्मृति ईरानी निभाने वाली है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो शी हैज़ नॉट फॉलन आउट ऑफ द टॉप लीडरशिप। तो वो अभी भी नेतृत्व के लिए न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि नेतृत्व उनको अभी भी वेटेज देता है। दूसरा एक जो महत्वपूर्ण मामला है वो ये कि अन्नामलाई जो भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु के अध्यक्ष थे, उन्होंने अब बीजेपी पर हमला बोला है। और बीजेपी की जो सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिक्स है, जो अभी के दौर में अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इर्द गिर्द घूमती है, उस पर हमला बोला है। और सीधे ये कहा है कि क्यों बाकी प्रदेश के नेता या पूरा का पूरा नेतृत्व जो है वो कोर कमेटी की बैठक में अमित शाह के घर पर जाए। अमित शाह के घर पर कोर कमेटी की बैठक क्यों होगी? मतलब ये कि ये जो केंद्रीय नेतृत्व का सेंट्रलाइजेशन है, ये इसको डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत है, और विशेष रूप से उन प्रदेशों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जिस प्रदेश से अन्नामलाई खुद संबंध रखते हैं। मतलब ये कि तमिलनाडु, जो भारतीय जनता पार्टी का सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप है और तमिलनाडु के लिए भी निर्णय दिल्ली से होता है, और ऐसे मसलों पर जो तमिल इंटरेस्ट के हैं या तमिल लोगों के इंटरेस्ट के हैं, उनके फैसले भी अगर भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व दिल्ली में बैठ कर करेगा, ये तमिल लोगों को या बहुत सारे लोगों को ये एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है। और यही कारण है कि अन्नामलाई अलग हुए, और यही कारण है कि तमिलनाडु जैसे प्रदेश में जहाँ पर लगभग 87-88% हिंदू हैं, वो उस हिंदुत्व आइडियोलॉजी के साथ अपने आप को नहीं जोड़ रहे हैं। अब वो अन्नामलाई 2 दिन 3 दिन पहले मंदिर जाते हैं केरल के, तमिलनाडु के सारी जगह पर, और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर हमला करते हैं। इससे एक और बात निकल करके आई है, वो ये
कि जो लोग ये कह रहे थे कि अन्नामलाई जो है वो उनकी एक साठगांठ है और उस साठगांठ के तहत भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए हैं, और उसके बाद जो उनकी पूरी की पूरी राजनीतिक लड़ाई और पूरा का पूरा राजनीतिक आगे का कदम है और आगे का राजनीतिक जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो बीजेपी ही डिसाइड कर रही है और बीजेपी के उससे चलेगा। उससे भी वो अपने आप को अलग करते हुए दिखा रहे हैं जब सीधे तौर पर प्रधानमंत्री और अमित शाह पर हमला बोलते दिख रहे हैं। अब ऐसे तो टीम अनाउंस होने के बाद लोगों का ये मानना है कि इस टीम में अमित शाह की छाप कहीं से नहीं दिख रही। अमित शाह पूरी तरह से इस मामले में नदारत हैं, तो वो भी एक महत्वपूर्ण है। उस पर जब अन्नामलाई जैसा नेता जिसको अमित शाह ही लेकर के आए थे और ऐसा माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री और अमित शाह ही इनको लेकर के आए थे और उन्होंने ही फ्री हैंड दिया था, उसके बाद जब वो सीधे तौर पर अगर प्रधानमंत्री अमित शाह पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये कि बहुत कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। तेज तर्रार प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के शहजाद पूनावाला ने 1.5 महीने में दूसरी बार अपना त्यागपत्र दिया है केंद्रीय नेतृत्व को, नितिन नवीन जो अध्यक्ष हैं उनको, कि उनको रिलीव कर दिया जाए। जुलाई में उन्होंने भेजा था त्यागपत्र, लेकिन उस पर उनसे पार्टी नेतृत्व ने बोला था कि आप जो है वो विचार कीजिए फिर से अपने त्यागपत्र को ले करके, और त्यागपत्र पर विचार कीजिए और संभव हो तो पार्टी में बने रहिए। लेकिन 17 तारीख को पूनावाला ने एक पत्र सोशल मीडिया पर साझा किया और उसमें न केवल ये बोला कि उनको रिलीव मुक्त किया जाए, बल्कि ये भी बताया कि वो क्यों अब पार्टी के उससे अलग हो रहे हैं प्रवक्ता पद से। और उन्होंने बताया कि वो कुछ प्राइवेट बिजनेस या कुछ कॉरपोरेट या इस तरह की चीज़ों में जाना चाह रहे हैं। वो कुछ उनके अपने व्यक्तिगत कारण हैं, कुछ फाइनेंशियल कारण हैं, जिसके कारण उनको जो एक्टिव सक्रिय राजनीति से अलग होना उनकी मजबूरी हो गई है और इसीलिए वो उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि वो पार्टी से अलग हो रहे हैं, इसका मतलब वो विचारधारा से अलग हो रहे हैं या नरेंद्र मोदी के जो काम हैं, डेवलपमेंट वर्क हैं, जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, उनसे अपने आप को अलग कर रहे हैं। वो मानसिक तौर पर जो प्राइम मिनिस्टर की सोच है उस सोच के साथ बने रहेंगे, लेकिन जो रेगुलर पार्टी की जो डिबेट्स होती है या गतिविधि होती है उन गतिविधियों से अलग कर रहे हैं। और जैसा मैंने बताया कि उन्होंने अपने आप को अलग होने का कारण बता दिया। अब क्यों अचानक जो है वो शहजाद पूनावाला महत्वपूर्ण हो गए हैं? शहजाद पूनावाला महत्वपूर्ण इसलिए हो गए हैं कि वो बहुत ज़ोरदार ढंग से विपक्ष के लोगों को आईना दिखाते थे, प्रमाण के साथ आईना दिखाते थे। इसके कारण बहुत सारे लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ता था डिबेट के दौरान, एग्रेसिव होने के कारण। और जो एक भाजपा के खिलाफ एंटी मुस्लिम वाला एजेंडा चलता था, उस एजेंडे को भी रोकने में वो कामयाब हो जाते थे, क्योंकि वो खुद मुस्लिम थे, पसमानदा मुस्लिम थे। तो ये एक बड़ा कारण था और इसलिए भाजपा चाहती है कि वो रुकें। चूँकि भाजपा पसमानदा नैरेटिव चला रही थी, इसलिए कि इसके अलावा जो दोनों मुस्लिम फेस थे, चाहे मुख्तार अब्बास नकवी वो सिया हैं और सैयद शाहनवाज हुसैन वो सैयद हैं, तो दोनों अपर कास्ट थे। तो जो एक आउटरीच होता है वो मुसलमानों के बीच पसमानदा के माध्यम से ज़्यादा हो रहा था और इसीलिए ऐसा किया जा रहा था कि उनको रोकने की कोशिश की जा रही थी। अब देखते हैं कि उनका त्यागपत्र मंजूर होता है कि नहीं होता है। एक और महत्वपूर्ण मसला है वो ये कि उत्तर प्रदेश को लेकर के जो लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा, चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की क्या भूमिका होगी। तो जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे सर्वेज या संघ के सर्वेज या वो हैं, वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अगला चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ना चाहिए और योगी आदित्यनाथ की ही बड़ी भूमिका है। अगर योगी आदित्यनाथ के अलावा किसी और के साथ या न्यूट्रल वाली भूमिका होगी तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल हो सकती है।
अब ये सबको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारा बवाल चल रहा है राम मंदिर में, चंदा चोरी या चढ़ावा चोरी वाला मामला है। उसको जिस तरह से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने हैंडल किया, उसके बाद कम से कम जो चारा चोरी के लिए सरकार को जो लोग जिम्मेदार ठहरा रहे थे या योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार ठहराते, वो नहीं हो पाया। और दूसरा एक ये कि जिस तरह से वो प्रशासन को लेकर के वो काम करते हैं या प्रशासन को लेकर के जिस तरह से वो बहुत एग्रेसिव दिखते हैं, वो सारी चीज़ें नज़र आती हैं। डेवलपमेंट में भी वो पीछे नहीं, ऐसा नहीं है कि केवल हिंदुत्व का नैरेटिव वो चला रहे हैं। डेवलपमेंट में उत्तर प्रदेश की इकॉनमी पिछले 9-10 साल में जिस तरह से स्काई रॉकेट हुई है, वो भी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप प्रशासन की बात करें, आप इन्वेस्टमेंट की बात करें, आप डेवलपमेंट की बात करें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आप सुरक्षा की बात करें, आप महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, तो ये सारे पैरामीटर्स पर ड्रास्टिक चेंजेस हुए हैं। और उस ड्रास्टिक चेंजेस के पीछे अगर किसी को सबसे महत्वपूर्ण ढंग से इसके लिए जिम्मेदार माना जाता था, वो योगी आदित्यनाथ है। और अब अगर तीसरी बार योगी आदित्यनाथ को हटा करके या उनको जिम्मेदारी से मुक्त करके या उनको और कोई जिम्मेदारी दे करके वहाँ पर किसी और को बिठाया जाता है या किसी और के नेतृत्व में चुनाव होता है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होगी। और ये लगातार सारी चीज़ें आप ग्राउंड पर जाइएगा तो यही पल्स निकल करके आएगी, जो सर्वेस करा रहे हैं। और यही कारण है कि विपक्ष जो है वो बौखलाया हुआ है। विपक्ष किसी भी तरह से इस पूरे मामले को, जैसे पिछले चुनाव में हुआ था जब अरविंद केजरीवाल लगातार ये कह रहे थे कि जैसे ही चुनाव होगा वैसे ही योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा, तो लेकिन वैसा हुआ नहीं। तो कुल मिलाकर के ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर बीजेपी के प्रति तो नाराज़गी कहीं कहीं नज़र आती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ पर अभी भी लोग मजबूती के साथ उनके पीछे खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। इन परिस्थिति में मुझे लगता है, या जो सामान्य वो है, कि योगी आदित्यनाथ बहुत मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में हैं और उन्हीं के साथ ही उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और ये सरकार लगातार अपने सरकार और संगठन अपने सर्वेज और बाकी सारी चीज़ों से जान चुकी है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और Ku पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।